नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका स्वागत कर लेते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सबकी निगाहें तो साफ दावोस पर हैं, जहां दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख भी पहुंचे हुए हैं, उद्योगपति भी पहुंचे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हुए हैं। और सबकी निगाहें और सबके कान, सबकी आंखें इस पर टिकी हुई थी कि ट्रंप साहब क्या बोलते हैं। एक हमने बचपन में कहानी सुनी थी बगुला भगत की, और डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनकर के मुझे पता नहीं क्यों बगुला भगत की वो कहानी याद आ गई, जिसने कहा था कि अब मैं मछलियां पकड़ना बंद कर चुका हूं या तमाम दूसरी चीजें। उनका उनका भाषण का जिस्ट कुल मिलाकर के ये है कि मैं ग्रीनलैंड लूंगा, लेकिन बल प्रयोग नहीं करूंगा। यानी मेरे मुंह में अगर मछली खुद आ जाएगी तो वो एक उत्तम उपाय होगा या तरीका होगा, ना कि पंजे से झपट करके या बल प्रयोग करके मैं मछली को पकड़ूं। तो इस पर आपका क्या कहना है आदित्य जी? ये बदला हुआ रूप स्वरूप है, कोई मजबूरी है या बदनामी हो गई है? क्योंकि हम 1803 से लेकर के अब तक का अगर अमेरिका का पूरा हिस्ट्री देखें, खंगालें, तो 8 देशों को हड़प कर चुका है अमेरिका अब तक। तो ये ग्रीनलैंड 9वां होगा जिसको वो हड़प करने के बारे में सोच रहे हैं, और जिसको लेकर के अब दुनिया उबली हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री के भाषण का भी जिक्र करूंगा मैं आगे चल करके। चीन का और रूस का तो स्टेटमेंट आ ही चुका है। यूरोप यूरोप जो है हल्का-सा डरा हुआ भी है, सहमा हुआ भी है, और ये आँखें भी दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। लेकिन सब जानते हैं कि यूरोप की इतनी हैसियत बची नहीं है, इतनी औकात बची नहीं है कि वो अमेरिका को डरा धमका सके। तो सीन क्या देख रहे हैं इस समय बनता हुआ? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया। 1803 से अमेरिका ऐसे ही बना है। अमेरिका का बिजनेस प्लान ही यही है कि सेनाओं के इनको सबसे पहले खून लगा जब उन्होंने लुइसियाना टेक ओवर किया। लुइसियाना टेक ओवर काफ़ी बाद में हुआ है, लेकिन उसके बाद से एक्चुअली इनको लगा कि यस दे कैन डू इट। और सेटलर्स जब यूरोप से भागे थे, आपको उस इतिहास में जाना पड़ेगा, तब से इनको मालूम था कि अगर ये एक्सपैंड नहीं करते हैं तो यूके और फ्रांस इनको ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को मिलिट्री एक्सपीरियंस भी था। आप देखेंगे जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हुए, एवरीवन वाज एक्टिव वॉरियर, इंक्लूडिंग जॉर्ज वॉशिंगटन। वो सैनिक थे, सबके सब सैनिक थे। और साथ में शुरू के 5 प्रेसिडेंट का कोई चर्च से कोई संबंध नहीं था। जॉन एडम्स तो उपनिषद पे बात करते थे, भगवत गीता पे बात करते थे, बाय द वे वो सेकंड प्रेसिडेंट थे, और जॉर्ज वॉशिंगटन के राइट हैंड मैन। तो इस मेरे से सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट मुझे लगते हैं जॉन एडम्स। लेकिन किसी ने भी युद्ध नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको मालूम था जिस दिन युद्ध बंद करेंगे उनको ब्रिटिश के बारे में मालूम है, वो सीधा चढ़ जाएंगे। कि ब्रिटिश का भी यही मेथोडोलॉजी था। पहले तो आप देखिए, साम दाम भेद दंड की हम बहुत बात करते हैं, इन्होंने उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया है हर जगह, हर जगह। पहले फ्रेंडशिप से बात करते हैं, नहीं होता, दाम देते हैं, खरीद लेते हैं, फिर भेद करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद मिलिट्री एक्शन पे आएंगे। तो अब ये स्टेज आ चुकी है भेद वाली। दाम वाला तो निकल गया, बेचने को कोई तैयार नहीं है, भेद वाली स्टेज आ गई है। और अमेरिका में 10 से 12,000 ट्रूप्स प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, जो कि आक्रमण करेंगे उसके ऊपर। एंड दे आर ऑल मिलिट्री, स्नो के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, तो पूरे एसेट्स के साथ। उनकी 11th इन्फेंट्री डिवीजन बोलते हैं उसको, वो कर रही है अभी, युद्ध कर रही है अमेरिका में, एयरबॉर्न, मतलब प्रैक्टिस कर रही है। मिनेसोटा का एग्जांपल लेके उन्होंने प्रैक्टिस किया। मिनेसोटा में सेम कंडीशन है बर्फ की, जैसे ग्रीनलैंड में है, और तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि यूरोपियन रिजॉल्व, कि यूरोप अगर ऑन द ग्राउंड, आप देखिए, आपको 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए, कभी कभी 200 से ही काम चल जाता है।
अगर फ्रांस को ऐड कर दें, यूके को ऐड कर दें, तो दोनों के पास टोटल 450 न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं। तो उन्होंने जब देखा, और देखिए यूके के कोई भी बॉम्ब चलने वाले नहीं है, सारे अमेरिकन कंट्रोल्ड है, और जो लोग F-35 की बात करते हैं वो ब्रिटिश सॉफ्टवेयर है, वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो वो F-35 प्रोग्राम को वहां से वो कंट्रोल करते हैं। तो ओनली प्रोग्राम इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश इज F-22 प्रोग्राम। तो इन सब को आप देखें, ध्यान से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि जब ट्रम्प को लगा कि रिजॉल्व इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, तो यूक्रेन वॉर क्रिएट ही किया गया था अमेरिका के द्वारा टू डिस्ट्रॉय यूरोप। यूरोप छिन्न भिन्न हो जाए, यूरोपियन यूनियन, फिर इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ डील करना आसान हो जाता है। यही पूरा है ऑब्जेक्टिव। और साथ में अगर आप देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो कैथोलिसिज्म वालों का है, जो कि अपोजिट है कैपिटलिज्म के। इसीलिए तो अमेरिका को दुश्मनी होती है WEF से, उसको बुलाते हैं लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, ये बुलाते हैं। ओके, तो डेमोक्रेट्स ऑफ अमेरिका आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ट्रम्प पहले डेमोक्रेट ही थे बाय द वे। ट्रम्प का तो आपको मालूम इतिहास, वो वहीं से तो उनके बहुत सारे दोस्त भी हैं वहां पे। तो ये जो उन्होंने जाके जो स्पीच दी है, जिससे लोग उन्होंने, आपने बोला है कि बैक स्टेप किया, वो तो बैक स्टेप किया, वो तो करना ही था उनको, बिकॉज अभी वो थर्ड वाली स्टेज चल रही है, भेद वाली। बिकॉज ग्रीनलैंड पे अमेरिका की नजर 1860 से है, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी वो लेना चाहते थे, बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट्स बोल रहे थे। क्योंकि अगर आप मिसाइल पाथ देखें रशिया से या चाइना से, दैट गोज ओवर द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द ओनली लोकेशन वेयर दे कैन स्टॉप, नॉट ऑन कनाडा, क्योंकि कनाडा के ऊपर रोकेंगे तो अमेरिका के ऊपर उसके असर पड़ेगा। तो ये कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम है, कोल्ड वॉर में भी ऐसा था। इसलिए आपको देखा होगा कि डेनमार्क की पार्लियामेंट ने उनको बोला कि आपको जो रखना रखिए, कुछ भी उसको जो रखना रखिए, उन्होंने फ्री परमिशन दी हुई है। लेकिन अमेरिका ट्रस्ट ही नहीं करता यूरोप को, और वो अपने वेपन्स उस जगह पे नहीं लगाएगा जहां से उसको लगता है दैट कैन बी अफेक्टेड बाय एनीबॉडी एल्स। तो इसलिए ये प्रोग्राम उनका शुरू से था। आपने बताया कि सारा कंट्रीज उन्होंने लिया है विद मिलिट्री। इसी तरह अमेरिका बना है, खरीद खरीद के बना है, वो भी तलवार के बेसिस पे खरीदना कि भाई ये रेट हम देंगे आपको, अगर नहीं तो युद्ध करो मेरे साथ। मैं ऐसे दर्शकों को अपडेट कर देता हूं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, जो एक्चुअल में इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि अगर मैंने ये उल्लेख किया है कि अब तक 8 देशों को अमेरिका हड़प चुका है, तो वो कौन-कौन से देश हैं। देखिए 1803 में लुइसियाना को खरीदा उसने $15 मिलियन में। करेक्ट 1819 में स्पेन से उन्होंने फ्लोरिडा लिया। करेक्ट 1845 में टेक्सास पर कब्जा किया। करेक्ट 1846 में ओरेगन पर स्पेन ने दावा छोड़ दिया। 1854 में गेट्सडेन खरीदा। 1867 में अलास्का को खरीदा। 1917 में यूएस वर्जिन आइसलैंड्स खरीदा। फिर आइलैंड्स 1959 में हवाई पर कंट्रोल किया। तो 8 देशों को अब तक वो हड़प चुका है। जी आदित्य जी। यस, और अब उनका क्लेम ग्रीनलैंड पे है, फिर उसके बाद कनाडा पे भी है बाय द वे, बोल दिया उन्होंने। और साथ में मैक्सिको पे तो उनका सॉवरेंटी रहता ही है, प्लस वेनेजुएला, क्यूबा, क्यूबा को भी वो खरीदना चाहते हैं, और कोलंबिया, इन सब देशों को। देन ओनली थिंग विल बी लेफ्ट इज ब्राजील, और ब्राजील के विरुद्ध लड़ेंगे। उनको एक दुश्मन जरूर चाहिए हर कॉन्टिनेंट में, उसके विरुद्ध वो लड़ेंगे। दे विल नॉट टेक ओवर, दे विल फाइट। तो डावोस की जो इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा ही होगा कि किस तरह उन्होंने बात किया बाकी लीडर्स के लिए। नेटो को हम कभी भी, नेटो इज विदाउट अस नथिंग, उन्होंने बोला। तो ये एक क्लासिकल स्ट्रेटेजी है, और ट्रम्प वो हिस्टोरिकल रॉन्ग को राइट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में इन अमेरिका और रशिया साथ में लड़े थे, दे वर नॉट अपोजिट। तो अगर वो, और आपने देखा होगा रशिया ने भी अपोज नहीं किया ग्रीनलैंड के, क्या उसके लिए अपोज नहीं किया है, बिकॉज रशिया को कोई ज़्यादा खतरा है नहीं किसी भी तरह से, बिकॉज अमेरिकन फोर्सेज आर ऑलरेडी देयर बिफोर। तो उनको, उनके लिए सेम सिचुएशन है, यूएस डायरेक्टली कंट्रोल करे या वो कोई और कंट्रोल करे, इट डजंट मैटर टू देम। तो और फिर भी रशियन मिसाइल्स आर डिजाइन टू ओवरकम दैट,
उनकी जो दूसरी जो अभी उन्होंने नेवल टॉर्पीडो लॉन्च किया न्यूक्लियर पावर्ड, वो तो पूरी दुनिया में घूम के कहीं से भी आ सकता है। प्लस दे हैव अ क्रूज मिसाइल व्हिच इज न्यूक्लियर पावर्ड, तो वो तो इट कैन स्टे इन द एयर फॉर इयर्स बिफोर कमिंग डाउन। क्या आपको ऐसा लगता है अभी घूम नहीं रहा होगा? घूम रहा होगा कहीं ना कहीं। सो द पॉइंट इज रशिया हैज टेकन इनफ प्रिकॉशंस फॉर ऑल दीज एक्शंस, तो रशिया को कोई डर नहीं है। चाइना को एक स्टेटमेंट रिलीज करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने रिलीज किया, बिकॉज चाइनीज के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो रशियंस के पास है, एश्योरेंस नहीं है। प्लस चाइनीज का बहुत सारा बिजनेस डीलिंग्स है विद अमेरिकन। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो अमेरिकन सीआईए के थ्रू ही बनाई गई थी, सो चाइनीज के साथ फर्क पड़ता नहीं है। सो इन डावोस व्हाट इज यू आर एक्चुअली सीइंग इज ब्रेकिंग ऑफ ईयू कंप्लीटली। देखिए इसमें आपको हम लोगों को देखना चाहिए कि ये जो अमेरिकन यूनियन है या अमेरिकन स्टेट है, फेडरल स्टेट्स है, इसके ऊपर लोगों ने बेच तो दिया कॉलोनीज ने, लेकिन इनमें से किसी का भी हक नहीं है, किसी का भी इसके ऊपर हक नहीं है। ये अमेरिका जो देश है वो यहाँ के मूल निवासियों का है, नेटिव्स का है, जो सारे ब्राउन है, आपके जैसे मेरे जैसा स्किन कलर इनका, यही ओरिजिनल अमेरिकन है। और इन सबका संबंध भारत से है, ये अपने आप को भारतीय मानते हैं। मैं तो एम्बेसडर हूँ अपाचे नेशन का, तो ये लोग अपने आप को मानते हैं कि हम इंडस वैली से आए हैं, सिंधु देश से आए हैं, मतलब सिंधु सभ्यता से आए, विच इज हमारा वैदिक सभ्यता, वहीं से आए हैं, ये लोग मानते हैं अपने आप को। सो ये जो कॉलोनाइजेशन जी, आदित्य जी आपकी आवाज गई है। आदित्य जी की आवाज में कुछ गड़बड़ी हुई है, फिर से जोड़ लेते हैं उनको। जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आई थी। यस यस यहाँ से ये जो जितना भी आप देख रहे हैं कि चेंजेस जो हो रहे हैं, ईयू का ब्रेकअप इज विजिबल राइट नाउ। तो इसके पहले नेटो को खत्म करना जरूरी है, बिकॉज नेटो इज ए थ्रेट टू रशिया। अमेरिका को नेटो से कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो नेटो है वो उसका फ्यूचर अब दिखता नहीं कहीं पर भी, बट यू विल स्टिल सी कुछ चलता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा, एंड बट द नेटो इज इफेक्टिवली ऑफ। और अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों में दे विल स्टार्ट आस्किंग अमेरिकन बेसिस टू वाइंड अप। सो जो 1945 का जो आर्किटेक्चर था जहाँ पे जर्मनी वाज लूटेड बाय यूके एंड यूएस, वो अब खत्म हो जाएगा। सो और अगर जैसे वो खत्म होगा तो जर्मनी विल गो टुवर्ड्स रशिया, तो रशिया के लिए बहुत लंबा पीस का समय आ गया। सो ईस्टर्न रशिया, ईस्टर्न यूरोप विल गो बैक टू रशिया, और जो आपका रेस्ट ऑफ द यूरोप है वो विल एक्ट लाइक इंडिपेंडेंट। सो वेस्टर्न यूरोप वर्सेस ईस्टर्न यूरोप, जो पहले बर्लिन वॉल से चलता था, एग्जैक्टली सेम वर्ल्ड क्लास वो आ रहा है इस समय। मैं ये जानना चाहता हूँ साहब कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल इस समय दावोस में है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है। उन्होंने एनएस से अजीत डोभाल को इसका पूरे ग्रुप का एक तरीके से लीडर बना करके भेजा है, और इसमें
कई हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, आंध्रा है, असम है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है। सीईओ कई हैं, बिजनेस लीडर कई हैं, मुकेश अंबानी है, टाटा ग्रुप से भी है, बजाज ग्रुप से भी है, जुबिलेंट भरतिया ग्रुप से है, इसके अलावा टीवीएस से है, महिंद्रा ग्रुप से भी भेजे हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स जो आपको वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की मीटिंग में ये भी पूछा जा रहा है कि भाई एनएसए का क्या काम है, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर किसी मोड़ पर कोई मुलाकात की बात हो तो प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हमारी कोई जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मुलाकात करे, क्योंकि पहले भी कई किस्से कहानियां, मनगढ़ंत किस्से कहानियां डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ जो उनका सोशल मीडिया मंच है उस पर गढ़ते रहे और दुनिया को सुनाने की कोशिश करते रहे। जब प्रधानमंत्री का 75th बर्थडे था तब उनकी कॉल आई तो प्रधानमंत्री को सुननी पड़ी, नहीं सुनते तो धृष्टता होती। इसके अलावा दिवाली पर उनका उनका फोन आया तो भी सुना, लेकिन उसके बाद किस्से कहानियां सुना दी उन्होंने कि दिसंबर तक जीरो खरीद हो जाएगी ईंधन की रूस से, और फिर बला 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 बला, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, और मोदी जी ने ये वादा किया, मोदी जी ने वो वादा किया। तो भारत नहीं चाहता कि उनको किस्से कहानियां गढ़ने और दुनिया को सुनाने का मौका मिले, लेकिन एक अच्छा खासा प्रतिनिधिमंडल वहां पर है। 4 केंद्रीय मंत्री, एनएसए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योगपति। जी। देखिए, डावोस जो एक ऐसा फोरम बन गया है जहाँ पे इनफॉर्मली लोगों से आप रिश्ते बना सकते हैं, इनफॉर्मली। और किसी भी बातचीत में भी, साधारण दो व्यक्तियों के बीच में भी, इनफॉर्मेलिटी इज समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर्मेलिटी, क्योंकि वहाँ पे खुल के बात की जा सकती है। तो डावोस एक वो फोरम बन गया है, और भारत को अपनी पोजीशंस मालूम है, और भारत को मालूम है कि जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सब दोगले लोग हैं, कि जो दिखाते हैं वो एक्चुअली नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे वो लोग भी हैं जिनसे भारत को कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए भारत, जब आप बिजनेस लीडर्स के थ्रू डिस्कशन करते हैं तो वो बड़ा रियलिस्टिक होने वाला है डॉलर्स के ऊपर। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, इसलिए इतना बड़ा डेलीगेशन है। और बिल्कुल सही किया है भारत ने, बिल्कुल सही किया है, बिकॉज एक ऐसा फोरम जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, इनफॉर्मली मीटिंग्स हो रही है, तो इस फोरम में भारत को बिजनेस वाइज बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो सकता है, और यहीं से इन्वेस्टमेंट्स निकलता है। चाहे जो भी अमेरिका बोल ले या ना बोले, कंजर्वेटिव मूवमेंट जो अमेरिका का है, जो चर्च मूवमेंट है, वो जो भी बोल ले, लेकिन फिर भी बिजनेस तो हमेशा जो खुले दिमाग के लोग हैं वो करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो इसलिए डावोस इज दैट फोरम वेयर इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंडिविजुअल्स भी हैं बहुत सारे वहाँ पे, जहाँ पे ये ट्रेड डील्स हो सकती हैं। तो भारत तो इसीलिए गया है, और अजीत डोभाल के जाने का पर्पस कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ पर आप उन लोगों को मिल रहे हैं जो आपके प्रोबेबली दुश्मन भी हैं और प्रोबेबली फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ बैक चैनल। अभी मैं एक ही थोड़ा सा नाम लूँगा, और अभी आपने देखा होगा पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए थे भारत में। पोलैंड सिक्योरिटी की दृष्टि से भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे वो सॉफ्ट टच बनाए पोलैंड से, और रशिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड में वो हार्ड पॉलिटिक्स खेले, मिलिट्री वाली। सो उसमें भारत के वो लास्ट डावोस में मीटिंग हुआ था, इस बार का नहीं है, लास्ट डावोस का मीटिंग था वो। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा मूव है। प्लस आपने देखा होगा कि फ्रांस और ग्रीनलैंड दोनों में, फ्रांस वांट्स टू सपोर्ट ग्रीनलैंड, जब से ट्रम्प ने उनकी बेइज्जती करी, वांट्स टू सपोर्ट ग्रीनलैंड। एट द सेम टाइम फ्रांस वांट्स टू टेक हेल्प फ्रॉम इंडिया। एम्यूनिशन नहीं है उनके पास, पिनाका लेना चाहते हैं, प्लस दे वांट टू टेक एटैग्स, प्लस एम्यूनिशन के लिए राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट ही आ गया, जिसके बारे में 6-7 महीने पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने बताया था कि भारत विल बिकम द एम्यूनिशन हब ऑफ द वर्ल्ड,
क्योंकि इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है उस मास स्केल में प्रोड्यूस करने की। और भारत का कैपेसिटी लेवल आज के समय में प्राइवेट और पब्लिक को दोनों को ऐड कर दूं इज ऑन पार विद रशिया, ऑन पार विद रशिया। मतलब हम लोग लंबा युद्ध के लिए तैयार हैं, छोटे मोटे युद्ध के लिए नहीं। पहले ऐसा तो होता था, कारगिल वॉर में 10 दिन के बाद हमको इंपोर्ट करना पड़ा था। तो दिस इज नो लॉन्गर केस नाउ, वी विल बिकम द ऑफिशियल, जैसे रशियन मिलिट्री बोलती है भारतीयों के लिए, वी आर द गॉड ऑफ आर्टिलरी, ऐसी। सो Davos is a forum where you tell people you're secure with India. हम पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ना अमेरिका कर सकता, ना रशिया कर सकता है, ना चीन कर सकता है। These are the three big powers you to, अगर हम इन तीनों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं तो why not we can stand independently। तो आप ट्रस्ट करिए, we are the fourth pillar, that's what you can say। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। और ये जो कनाडा के अपने नए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो आज ये कह दिया कि अगर आप हिचकते रहेंगे और ये जो सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई है इसको डिस्कस करने के लिए मेज पर नहीं आएंगे तो आप मेन्यू में होंगे, आप खा लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वैश्वीकरण का दौर समाप्त हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो चुका है। जो अभी भी इस गलतफहमी में हैं, वो भारी कीमत चुकाएंगे। तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, कॉर्नी साहब, ये शायद राष्ट्रपति हैं। तो उनकी बात इसलिए भी समझ में आ रही है कि अभी जो नया नक्शा जारी किया है उसमें वेनेजुला, कनाडा और ग्रीनलैंड तीनों को अमेरिका का हिस्सा दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भड़के हुए हैं इस समय कनाडा के राष्ट्रपति। देखिए, कनाडा इज हिज मास्टर्स वॉइस। कनाडा को आप कभी भी इंडिपेंडेंट देश माने तो बड़ा गलती होगा लोगों से। वो बनाया गया था अमेरिका को चेक में रखने के लिए बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कभी ट्रस्ट ही नहीं किया है सेटलर्स को। उन्होंने, और इंडिपेंडेंस जो इन्होंने डिक्लेयर करी, उसने ब्रिटेन ने उसको कोई माना नहीं। 1776 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, 1780 में ब्रिटेन वापस आ गया यहाँ पे। फिर जो लुइसियाना परचेज 1803 का जो आप बता रहे हैं, वो तो ब्रिटिश की हेल्प की वजह से हुआ, बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू रिमूव फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच ओन करते थे। क्वेबेक तक था, क्वेबेक जहाँ पे कनाडा है वहां तक था। उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी कि मिशिगन के ऊपर आप जा नहीं सकते, वो स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते। तो कनाडा और यूके जो अमेरिका को बोलना चाहता है वो कनाडा के थ्रू बोल रहा है, जो कीर स्टारमर जो बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कंट्रीज अंडर मोनार्की है। ऑस्ट्रेलिया भी अंडर मोनार्की है, न्यूजीलैंड भी अंडर मोनार्की है। 5 आइज में एक आई चली गई है, अब 4 बची है। एक 1 पेयर चला गया है, 4 बची है, और जो एक है इज सो पावरफुल, वांट्स टू टेक ओवर। तो मार्क कार्नी का जो स्टेटमेंट है, ही नोज व्हाट इज डीलिंग विद। उनको मालूम है कि अमेरिका क्या करेगा, और उन्होंने जो बोला कि हम डिफेंड करेंगे अमेरिका के विरुद्ध, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इनके पीछे तो इनको ब्रिटिश हेल्प चाहिए। ब्रिटिश भी इतने पावरफुल नहीं है, कोई भी पावरफुल नहीं है। मिलिटरीली जो अमेरिका चाहेगा करेगा। सी व्हाट वी आर विटनेसिंग, कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था वो था अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिका इज जस्ट दिस, जिसका मैप डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है। यही दुनिया है, बाकी सब गुलाम है। दिस इज द माइंडसेट। और वो दे आर एग्जैक्टली शोइंग इट। वो ये बात अलग है कि एक न्यूयॉर्क का व्यक्ति आके बैठ गया है, जो इसको, जिसके पास कोई इज ओपन, उसको उसका कुछ बोलता, जो उसके मन में आता है वो बोल देता है। वो उसको जो भी इंफॉर्मेशन देता है, इंटेलिजेंस के लोग डरते होंगे कि अगर इनको कुछ बोला तो शायद कल के लेक्चर में बोल दे, किसी को बोल दे। उन्होंने 2-3 ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम लोग इसको टेक ओवर। इंटेलिजेंस आया होगा कि ग्रीनलैंड इज केक वॉक फॉर यू, लेकिन जो उन्होंने नोटिस नहीं किया, देखिए मार्क कार्नी जो है, मार्क कार्नी रिप्रेजेंट्स द मोनार्की टू द हिल्ट। और ये जो आपके कीर स्टारमर है, ही रिप्रेजेंट द मोनार्की टू द हिल। तो अगर मोनार्की बोल रही है, क्योंकि मोनार्की अपोज करती है अमेरिका क्रिएशन ओरिजिनली, तो ट्रम्प जो लड़ रहे हैं लड़ाई, वो एक्चुअली यूके के विरुद्ध लड़ रहे हैं, डी कंट्रोल। क्योंकि
ट्रम्प का फर्स्ट एडमिशन टर्म उनको याद है, जिस तरह उनको इम्पीच किया गया, उनको हर तरह से इंटरनल प्रॉब्लम्स दिखाई गई, फिर चर्च का प्रॉब्लम दिखाया गया। उस समय तो सबको मालूम ही है, चाहे कितना भी सपोर्ट हो मागा का, they know who made them lose, why they were impeached by the in the house, including Mike Pence उनके विरुद्ध खड़े हो गए, if you remember those incidents। तो इसलिए इस बार ट्रम्प उन सबके पीछे जा रहे हैं जिनके बारे में उनको पता लग गया था फर्स्ट टर्म में। तो कनाडा के बारे में, कनाडा, ग्रीनलैंड, अब आप एक बात मुझे बताइए, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, इनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और उसके बाद साउथ, सबसे बड़ा खतरा किसको कहां से है? फ्रॉम इंग्लैंड। जेडी वांस से बोल ही दिया। तो अमेरिका इज वर्किंग ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर वर्किंग थ्रू कनाडा, नॉट ऑन कनाडा। और ये जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, मुझे लगता है कि कनाडा इवेंचुअली विल बिकम पार्ट ऑफ अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह ग्रीनलैंड के ऊपर वो लगे हुए हैं, एंड यूएस कांग्रेस ने मना कर दिया, 700 बिलियन फंड नहीं करेंगे इस समय, लेकिन वो धीरे धीरे एग्री कर जाएंगे। यहाँ तक कि ट्रम्प को अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी ने बोला है कि विल इम्पीच यू, हम आपको पोजीशन से निकाल देंगे, मे बी यू विल नॉट बी द प्रेसिडेंट। ये रिपब्लिकन पार्टी ने बोला है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे वो उसी चर्च से कनेक्टेड है जहां से चर्च ऑफ इंग्लैंड है, सब उसी से कनेक्टेड है सब लोग। तो बैकग्राउंड पावर लगाई जा रही है। अमेरिका को रिलीजियस वॉर से अलग समझना बहुत बड़ी, अब यू इग्नोर ए मेजर फैक्टर, क्योंकि ये कंट्री जब ब्रिटेन ने छोड़ा था, यहाँ से छोड़ा तो नहीं था, कभी भी छोड़ा नहीं ब्रिटेन ने, उसने वो 13 शुरू की 13 कॉलोनीज 13 चर्चेस को दिए। क्वेकर तो चर्च का नाम है ना? 13, फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड किया गया, तो सारे के सारे 50 चर्चेज आर गिवन टू प्रोटेस्टेंट चर्चेस, 50 स्टेट्स, और उसमें एक भी कैथोलिसिज्म वाला नहीं है। शायद लुइसियाना हो सकता है या कोई साउथ को, जो गरीब स्टेट्स हैं सारे, वो कैथोलिसिज्म के पास में। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक्स, तो समझ में आता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है। और आपने कनाडा में माइक कार्ने की बात करी, जो बोल रहे हैं, ही विल चेंज इन नो टाइम। अगर ब्रिटेन को इन्होंने थोड़ा सा कैरेट दिखा दिया, इट विल डन। और ब्रिटेन को क्या कैरेट चाहिए? उसको लोन चाहिए। सो अगर 700 बिलियन में से 50 बिलियन उन्होंने यूके को दे दिया, यूके विल बी क्वाइट। तो ये इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है, फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट ऑल्सो, कनाडा एंड यूके यूएसए यूनियन विल मेक मोर सेंस टू देम। अगर उनका थोड़ा कंट्रोल आ जाता है तो वो तभी पॉसिबल होगा once Trump leaves the office, if Trump leaves the office, by the way। वैसे एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस समय। मुझे लगता है कि चीन भी निशाने पर है। चीन को भी वो इस क्षेत्र से आउट करने के लिए लगे हुए हैं। यही उनकी कुल मिलाकर के रणनीति दिखाई दे रही है। ये कहना कि ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ग्रीनलैंड को, क्योंकि एक देश है तो देश जो है वो बर्फ के टुकड़ों से नहीं बनता साहब। वो जीते जागते जीवंत लोगों से बनता है। वहाँ की कुछ एक कल्चर होती है और लोगों के सेंटिमेंट अपने देश से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ट्रंप के द्वारा ये कहना कि एक बर्फ का टुकड़ा देने में क्या जा रहा है यूरोप का, और इस पूरी कवायद के पीछे आपको नहीं लगता आदित्य जी के वो जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाने के लिए एक आम सहमति चाहते थे यूरोपियन कंट्रीज से, नाटो से, उसमें कुछ देशों ने रोड़े अटकाए, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सनक गए हैं पूरी तरीके से और अब इनको सबक सिखाने पर उतर आए हैं। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। यस, देखिए ग्रीनलैंड जो है, अगर अमेरिका में आता है, इट विल बी द 22% ऑफ द करेंट लैंड मास ऑफ अमेरिका, 22%। समझे आप? तो इसलिए बर्फ का टुकड़ा नहीं है, जो भी ऐसा बोलता है बर्फ का टुकड़ा नहीं है। अलास्का, जस्ट स्टेट ऑफ अलास्का इज 17% ऑफ अमेरिकन लैंड मास टुडे। तो आप सोचिए कितना बड़ा क्षेत्रफल वो ऐड कर रहे हैं अगर वो ग्रीनलैंड ले लेते हैं तो। और आपने बोला कि चीन
चीन जो है अमेरिका का टारगेट कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज चीन की नब्ज पकड़ी हुई है अमेरिका ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ चाइनीज पीपल, नॉट ऑफ एनीवन एल्स। जिस तरह उन्होंने आईडी कार्ड्स करके कोई चाइनीज ट्रैवल नहीं कर सकता मेरी जगह पे लैंड में, तो सबको मालूम है क्या करते हैं। सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए भारत, नॉट चीन। और दूसरा खतरा है रशिया। रशिया मिलिट्री खतरा है, और भारत उनके लिए मॉरल लीडरशिप का खतरा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड लव्स इंडिया। आप कहीं भी चले जाइए, आप बस बोलिए कि मैं भारत से हूँ, पीपल हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, पीपल हैव ऑनर फॉर यू। आप बोले मैं अमेरिकन हूँ या अमेरिकन जैसा दिखे, तो आपको प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, आपको टारगेट किया जाएगा, आपको बोलेंगे कि आपको गालियां भी सुनाई जाएंगी, क्या करते हो तुम लोग। सो इसलिए उनके लिए खतरा कभी चीन है ही नहीं, न चीन है उनके लिए खतरा। सिर्फ दो देश है, रशिया और भारत। इसीलिए आपने देखा होगा डिएगो गार्सिया का नाम भी लिया उन्होंने 2-3 दिन पहले। कमिंग टू आपका पुराना पॉइंट जो आपने क्वेश्चन पूछा था, देखिए यूक्रेन वॉर जो है, आप अगर ठीक से स्टडी करें, ये अमेरिका ने सपोर्ट किया यूक्रेन को। विक्टोरिया न्यूलैंड का पूरा गेम है ये 2011 से, और उन्होंने 2014 में उन्होंने सत्ता चेंज पर प्रबंधन करवाया, फिर से वापस इलेक्शन करवाए, मैदान वाला रेवोल्यूशन किया, वो सब विक्टोरिया न्यूलैंड ने किया, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने किया। ये यूक्रेन के इंसिडेंट पे दे नेवर इमेजिन इतना प्रिपरेशन करने के बाद कि रशिया विल फिर भी हावी हो जाएगा। आप ये सोचिए कि 32 कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट रशिया विथ फुल मिलिट्री पावर, विथ फुल बैकिंग। बंकर्स आप देखिए सफोरिजिया के बंकर की जो वॉल्स है वो जमीन से नीचे 300 मीटर नीचे है, मतलब एक तरीके से कमांड सेंटर है वो। जब वो जो अमेरिकन ने जब आपने वो भी लड़ाई देखी होगी मारिलाओ की, कि वो जब रशिया ने उसको तोड़ दिया, दैट ब्रोक द बैक ऑफ एंटायर यूरोप एंड अमेरिका। कि उस फैसिलिटी में उन्होंने $2 बिलियन ज्यादा डाले थे, $2 बिलियन। तो जब उसको तोड़ दिया तो इट इज ए प्योर मिलिट्री। जो लोग बोलते हैं अरे रशिया जीत नहीं पा रहा है, यू हैव नो आइडिया व्हाट वाज पुट ओवर देयर। तो उसको जब रशिया ने हराया, दैट ब्रोक द बैक ऑफ द एंटायर कैंपेन। प्लस पेट्रियट्स और फायर ही होती रहती, मिस फायर ही होती रहती है, पेट्रियट्स और बाकी सारे वेपन्स। तो ये इट्स ए प्योर मिलिट्री विक्ट्री ऑफ रशिया दैट हैज फोर्स्ड देम टू डू ऑल दीज एक्शंस। और मिलिट्री विक्ट्री ऑफ रशिया ओवर यूक्रेन हैज एक्चुअली डिफीटेड अमेरिका एंड यूरोप। आप जो फिगर्स देख रहे हैं इस समय, इसी वजह से, बिकॉज जो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट था, तो यूक्रेन वॉज यूज्ड एज ए स्पंज to completely extract the wealth and the military side of Europe. और तो जो स्ट्रेटेजी इन्होंने रशिया के लिए यूज करी, रशिया ने रिवर्स यूज करी, चेस गेम। आप सब लोग बोल रहे थे कीव को पहले क्यों नहीं जीता। रशियन आर्मी अगर चाहे तो जीत सकती थी, बिकॉज रशियन फायर पावर इज एनॉर्मस, कीव कैन नॉट हैंडल इट। तो जो शुरू में कुछ मिलिट्री मिस्टेक्स भी हुई थी, बट द फायर पावर इज एनॉर्मस। वो दिखा रहे हैं वो धीरे धीरे। उन्होंने ब्लैक सी पोर्ट बंद कर दिया ओडेसा का। So the defeat in Ukraine brought down Europe, EU completely, and America on the knees also. अब अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है, विदाउट ग्रीनलैंड दे कैन नॉट सस्टेन। बिल्कुल बिकॉज सही बात। इफ अगर आप देखें नक्शे को ठीक से देखें, तो रशिया के वेस्ट में है यूरोप, और अगर रशिया अमेरिका पे आक्रमण करना चाहता है, अगर वो वेस्ट की तरफ मिसाइल फेंकेगा, तो इट्स गोइंग टू गो टू साउथ अमेरिका, नॉट टू यूएसए। तो ग्रीनलैंड इज द ओनली थिंग इन द मिडल। और अब अमेरिकन को मालूम है, सी ये वेस्ट में विदाउट मिलिट्री को सुनने वाला नहीं है किसी की। भारत की रिस्पेक्ट भारत की सेनाओं की वजह से है, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। वो तो 2 मिनट खराब कर देंगे वो लोग। दे कंट्रोल ऑल द लीवर्स। आप तो डावोस में बैठे हो ना, सबको मालूम है कि आपके पास क्या है स्ट्रेंथ। तो बट बिकॉज इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रांग मिलिट्री, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।
और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी और ये डिस्कशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएँ ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिले। आदित्य जी का चैनल है सत्वोलॉजी, उसको भी सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।